स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है? तो पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा चीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देने वाला साइंटिस्ट कौन से थे, फिर हम बताएंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, डी मोविरे। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1733 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जैसे फिजिक्स में गॉस लॉ पढ़ते हैं ना, तो उसमें गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, तो इसी तरह ये क्या है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है इसको हम लोग को, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और हमने ये बात बताई थी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी हमने पढ़ा है, अगर सबके लिए n की वैल्यू इन्फिनाइट करते हैं, बहुत लार्ज सैंपल की बात करते हैं, तो सब क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को फॉलो करेंगे या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ये बात हमने बताई थी। ठीक है, सो अब क्या है कि अभी हम जब तक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें एक पैरामीटर होता है, एक वो होता है। तो दो चीजें याद रखना, एक होता है पीडीएफ, पीडीएफ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक, एक होता है पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम डेंसिटी फंक्शन वर्ड यूज करते हैं, और जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं पीएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की लिए बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये हमारा पीडीएफ पीएमएफ होता है। ठीक, तो जो हम पी एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिखते थे ना, यही इसी को रिप्रेजेंट करता है। जो फॉर्मूला पढ़ते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, ये जो भी चीजें हैं ये पीडीएफ पीएमएफ के लिए यूज होता है। ठीक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो पैरामीटर था वो क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो पैरामीटर था एन और पी थे। उस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पैरामीटर लेमडा था। ठीक, एक ही पैरामीटर थे। इसी तरह सिमिलरली अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर डिफाइन करें कि अगर x एक कोई रैंडम वेरिएबल x है, इज सेड टू बी, अगर ये x है रैंडम वेरिएबल, इज सेड टू बी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू एंड वेरिएंस। ठीक है, x इज अ रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसके पैरामीटर क्या क्या है, जैसे वहां पे n और p थे, यहाँ पे पैरामीटर विथ पैरामीटर मीन, पैरा मीन को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, एंड वेरिएंस, मतलब इसके पैरामीटर मीन और वेरिएंस इसके पैरामीटर होते हैं। वेरिएंस का सिंबल क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, एक्स हमारा कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका पैरामीटर म्यू है और वेरिएंस है। इसके लिए जो पीडीएफ लिखते हैं हम लोग, पीडीएफ यानी कि जो इस तरीके से लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होती है हमारी। ये देख लो कि सुंडा में जो तुम्हारी होगी वो बहुत गंदे तरीके से लिखा है। ठीक है, इसको सही कर लेना, करेक्शन है ये, सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 पाई, ठीक, ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये पीडीएफ है, इस रिलेशन को सही कर लेना, बुक में तुम्हारे सही से नहीं लिखा है। ठीक है,
जहां पे ये मीन की जो वैल्यू है, मीन की वैल्यू देखो अब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखने का मतलब ये होता है, इसमें इंटीजर वैल्यू भी आएगा और फ्रैक्शन वैल्यू भी आएगी। इसी तरह एक्स का अगर रेंज पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि कौन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज क्या होता है, तो ये इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। और जो सिग्मा होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी चीज जीरो के इक्वल हो जाती है तो वो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स कोई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको ऐसे लिखते हैं एन, और उसके पैरामीटर को हम लोग लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से, म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर। पहले जो लिखा होगा वो मीन बताएगा, दूसरा जो लिखा होगा वो वेरिएंस बताएगा, ये एन है। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं मुझे। इसमें सर फॉर्मूले वगैरह सर रिमेम्बर करने पड़े, याद करने पड़ेंगे सर? याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कठिन काम तो नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस ये याद रखना, इसके पैरामीटर एन ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। पहला जो होता है म्यू होता है, दूसरा वेरिएंस स्क्वायर होता है। इससे कभी कभी हो सकता है एक आप क्वेश्चन तुमसे पूछ ले। ठीक है, समझ आई मेरी बात? ओके सर। सर क्वेश्चन सर कैसे अब पूछेगा सर, एक बार या बताएंगे, प्रैक्टिकली सर एक बार बताएंगे बता दीजिए। वो हम जब इस पूरा जब लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद कि ऑब्जेक्टिव बुक के उठाएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराएंगे, तब उसमें हम बताएंगे लेक्चर से रिलेट करके। ठीक है, उसकी चिंता मत करो, स्टैटिस्टिक का जिम्मा हमने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम अलग कलर से लिखेंगे भी। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्या है, ऊपर देखो ए के पावर हमने लिखा है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, इसी को हम जेड कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड ही हमारा क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट रहता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। जेड क्या है, हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है इस तरीके से बनेगा, जहां जहां म्यू माइनस सिग्मा है उसकी जगह अब जेड लिख देना है हमको। तो ये सिंपल सा देखोगे तो ये वन अंडर रूट टू पाई ई की पावर माइनस 1/2 इंटू जेड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। पूछता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए मीन का वैल्यू और वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है। फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट वैल्यू ऑफ मीन, इसके मीन की वैल्यू क्या होगी और वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक, तो इसके मीन की वैल्यू होती है जीरो, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरी जीरो, और वेरिएंस की कभी भी अगर ऐसा लिखा हो एक्स 0, 1, तो समझ लो कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को रिप्रेजेंट। ठीक है, ज्यादातर चीजें इस्तेमाल होगी, हम उसको पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ही हम कन्वर्ट करने का तरीका सेम है। एक्स दिया है तुमको, कोई रैंडम माइनस करो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, नॉर्मल वेरिएट हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई? इतनी चीज सर एक और बार रिपीट कर दिए सर, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड जेड, नॉर्मल वेरिएट। हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जैसे हमको कोई भी चीज फंक्शन दिया है, कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स दिया है, तो हम सबसे पहले क्या है कि इस जो हमने बताया ना एक्स फॉर फॉलो, जैसे अगर हमको इस तरीके का एग्जांपल ले लो, एक्स फॉलो नॉर्मल 2, 4 ऐसे दिया, तो अब अगर हमको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट में इसको कन्वर्ट करना है तो हम समझ जाएंगे कि ये टू क्या है, हमारा मीन है, और ये हमारा क्या है, वेरिएंस है। ठीक, तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2।
वेरिएंस की वैल्यू 4 दी गई है, मीन की वैल्यू 2 है। अगर हमको इसको जेड में कन्वर्ट करना है तो जेड इज इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स माइनस 2, मतलब मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2। तो अब ये हमारा जो फंक्शन बनेगा, ये अब हमारा ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट हो गया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल वैल्यूज होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, वो हम देखेंगे। तो तरीका यही है कि कोई भी चीज़ दी गई है उसमें से उसके मीन माइनस कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फिर यूजफुल इसी के आगे हम यूजेस इसके आगे ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात है। यस सर। सर ऐसे ही सर एग्जांपल से सर समझा दिया करिए सर, थोड़ा क्लियर हो जाता है सर, नहीं ठीक, तो कंफ्यूजन ओके है। ओके, चलो सही। ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, इसी तरीके का होता है। ये एक तरीके से बेसिकली प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। अगर तुमको इसकी कोई एरिया पूछेगा तो 100 होती है, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में, प्रोबेबिलिटी मतलब ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, इसका अगर पूरा एरिया निकालोगे, ठीक है, तो अगर एरिया बोलोगे तो 100 होगा, और प्रोबेबिलिटी के टर्म बोलेंगे तो ये 1 होता है। ठीक है, मतलब यही पूरी रेंज होती है। और ये देखने में तुम ये बात बता रहा हूँ, ये कर्व की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यू मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का कर्व है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, जो कि किस कर्व का शेप कैसा होता है, एल शेप्ड। पहला तो है क्या कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व के एल शेप कर्व होता है, ठीक। दूसरी, ये तुम्हारा सिमेट्रिकल रहता है, ट्रिकल है, सिमेट्रिक है, यही तुम्हारा मीन हो जाता है, मीन। तीसरी जो बात होगी, मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल होंगे। एग्री कर रहे हो मेरी बात पे? सिमेट्रिकल के लिए सर एग्री कर कैसे रहे हो? सर मीन मीडियन, सर एक बार बता दीजिए कैसे सिमेट्रिकल में मीन मीडियन मोड इक्वल हो। सिमेट्रिकल इसलिए रहते हैं, तो हमने तुमको क्या बताया, स्क्यूनेस में मतलब एस के इक्वल टू क्या होता है, 0। और स्क्यूनेस निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था ना, मीन मोड अपॉन जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, उसी तरीके से एक फार्मूला बताया था मीन माइनस मीडियन, वो उधर चला जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ पे यहाँ से स्क्यूनेस नहीं इक्वल होंगे। ये याद होनी चाहिए। आती है जो बीटा 1 है, बीटा हेलो सर आवाज बहुत कट रही है सर, बार बार लैग हो जा रहा है सर। वो फोन आ गया था इसलिए। अभी आ रही है? यस सर आ रही हेलो, है। हाँ, इसके यस लिए सर आ रही बीटा है सर, 1, अब आ रही है। ठीक, बीटा 1 की वैल्यू 0 होती है और बीटा 2 की वैल्यू इसके लिए 3 होती है, मतलब ये मेसोकार्टिक है। कर्टोसिस में बताया था ना, मेसोकार्टिक है। और बीटा 1 का 0 होने का मतलब है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कर्व है, ठीक है। और ये कभी भी निगेटिव नहीं होती,
आवाज आ रही है अब? ये सर हेलो। अब आ रही, सब बीच में चले गए थे। हाँ, जब ना समझना कॉल आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कर्व की बात कर रहे थे। तो बीटा 1 की वैल्यू हमने 0 बताया था, बीटा 2 की वैल्यू हमने बताई थी कि 3 होती है। तो मतलब क्या आ गया हमारा, सिमेट्रिकल भी है एंड मेसोकर्टिक कर्व है, ठीक। इसके बाद इसके जितने भी ऑड मूवमेंट्स होते हैं, ऑड ऑर्डर की मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, यही क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। सर ऑड और इस ऑर्डर मूवमेंट का मतलब सर एक और बता दीजिए। μ1 μ2, अरे μ3 μ4 5, ठीक है, μ7, ये सब क्या है, ऑड ऑर्डर ही तो है। और मोमेंट तो बताए थे, मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, इसके लिए ये होती है, ठीक। और क्या है कि एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पे पांचवा होगा ना, ये जो प्रॉपर्टी इसी से क्वेश्चन आता है, एक्स एक्सिस इज एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट मतलब क्या है कि एक टेंजेंट होता है जो कि मिलता है इसको इन्फिनिटी पे। अभी कर्व बनाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। अभी इसको लिख लो, एक्स एक्सिस इज एसिम्प्टोट टू द कर्व, टू टू द कर्व, ठीक। ये चीज है इसके। हेलो। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की वैल्यू, यस सर। इसकी जो वैल्यू होती है, इसमें हम बता देंगे कि कौन कौन से पॉइंट शॉर्ट लिस्ट कर लेना कि जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा। अभी लिखने के लिए लिख लो, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नोट्स बना रहे हो तो कंप्लीट नोट्स को बना लो, ठीक है। बाकी चीजें फिर हम बता देंगे शॉर्ट लिस्ट क्या क्या करना, ठीक है। एक फेमस क्वेश्चन यही पूछता है, क्यू डी एम डी एच डी। क्यू डी पढ़ा होगा ना, क्वार्टाइल डेविएशन, एम डी पढ़ा होगा मीन डेविएशन, और एच डी पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके बीच में रिलेशन पूछेगा, तो याद रखना 10 12 15, ठीक। 10 12 15, ये बहुत ही फेमस तुम्हारा रिलेशन है, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी कभी ऐसे ही याद रख लो इसको, मीन डेविएशन इज इक्वल टू, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 एस डी, एस डी मतलब सिग्मा। और एक रिलेशन ये है तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 एस डी, ठीक है। तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तुमसे कभी मीन डेविएशन दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछ देगा फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन दे देगा और कह देगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके का ये है। इनमें से हमने जो भी तक पढ़ी है इंपॉर्टेंट है, क्वार्टाइल मतलब बीटा 1 की वैल्यू 0 फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और बीटा 2 की वैल्यू होती है 3 फॉर मेसोकार्टिक, ठीक। ऑड ऑर्डर मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 10 12 15। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थे इसके, हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। और इतनी चीजें अगर याद हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अब क्या है, स्क्यूनेस है तो कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्रिकल है तो एस के कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब कर्व देख लो, कर्व को ध्यान से देखना। ये एक तरीके से मान के चलो कि एक्स एक्सिस और मतलब रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट ये कर्व बनता है हमारा, ठीक। सबसे जो ऊपर वाला होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ये हमारा मॉडल पॉइंट होता है। और ये सिमेट्रिकल कर्व है तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक। और ये क्या है, इसके
सेंट्रल पॉइंट से जहाँ भी पॉइंट दूर जाता है वो डिस्पर्शन होता है। तो याद रखना कि यहाँ पे क्या है, सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा है यहाँ पे, और यहाँ से जाओगे म्यू प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और यहाँ पे आते आते म्यू प्लस 3 सिग्मा। या अगर नॉर्मल कर्व है तो इसको याद कर लो 0, क्योंकि मीन की वैल्यू होती है 0, वेरिएंस की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है 1, 1 2 3। इस तरीके से कर लिया। उसी तरीके से म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, और ये म्यू माइनस 3 सिग्मा। अगर इसको इस तरीके से करेंगे -1 -2 -3, ये जेड की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये सर ये कर्व, मतलब सर डिफाइंड है सर, मतलब ये कर्व, ये हाँ ये इतने सब इतने डिफाइंड है, मतलब। हाँ ये सब डिफाइंड है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है, ये सब चीजें डिफाइंड है। अब मेरी बातें सुनो। ये प्रोबेबिलिटी कर्व है, अगर टोटल यहाँ से मतलब ये अगर इसके बाद माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, तुमसे अगर पूछेगा कि माइनस इन्फिनिटी से, अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बोलेगा, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया की बात कर रहे हैं कि कितना एरिया इसमें आता है, तो टोटल 1 आता है। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि अगर मतलब x प्लस माइनस सिग्मा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है, ठीक, प्लस माइनस सिग्मा तक यहाँ तक और प्लस सिग्मा तक यहाँ तक, ये कितनी एरिया होगी। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट्स के फॉर्म में पूछेगा तो जनरली तुम्हारा होता है, ये इसकी वैल्यू होती है तुम्हारी म्यू है ना, अब पॉइंट 6826, मतलब 68.26% है, तुम परसेंटेज में याद रखो, ये टोटल जो है 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस सिग्मा के बीच में जो पहला जो है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा इतना जो है, पहले इंटरवल में तुम्हारा 68.26% एरिया आ जाता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछेगा कि माइनस प्लस माइनस टू तक, प्लस माइनस टू तक जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक पूछता है एरिया, ठीक है, तो ये जो एरिया होगी ये नियरली तुम्हारी हो जाती है 95% तक, मतलब 95.44% हो जाती है प्लस माइनस 2 सिग्मा तक। और अगर यही तुम्हारी बात करते हैं कि 3 सिग्मा तक हो जाएगा, अगर ये पूरा यहाँ से लेके 3 सिग्मा तक जा रहा है और यहाँ से लेके -3 सिग्मा तक जा रहा है, ठीक, तो ये जो तुम्हारी टोटल एरिया आती है, ये टोटल जो एरिया आएगी वो आएगी तुम्हारी 99.73, मतलब कि 99.73 एरिया तुम्हारा यहाँ तक, यहाँ -3 से +3 के बीच में ही आ जाती है, और रेस्ट इसके बाद जाओगे तो बहुत ही माइन्यूट एरिया बचता है 0.27 का। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रैक्टिकल एरिया है, प्रैक्टिकल एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ए से गिनो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। मतलब प्रैक्टिकल एरिया की बात करते हैं या प्रैक्टिकल रेंज पूछते हैं, तो प्रैक्टिकल रेंज तुम्हारा है 6 सिग्मा का। प्रैक्टिकल रेंज जो है, अगर एरिया बात करते हैं तो टोटल 6 सिग्मा ही बचता है, और रेंज पूछेगा तो -3 से +3 तक के बीच में ही हम लोग स्टडी करते हैं, बाकी रेस्ट क्या है, बहुत ही माइन्यूट एरिया है। इतनी बात समझ में आई किसी को? सर अगर प्रैक्टिकल इसी, रेंज सर 6 सिग्मा और सर -3 to +3 भी है ये सर। उसका रेंज की पॉइंट की वैल्यू है, मतलब अगर इधर की राइट साइड में बात करते हैं कौन सा पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट, तो म्यू +3 सिग्मा, और इधर लेफ्ट साइड में म्यू -3 सिग्मा, तो +-3 सिग्मा हम लोग बोलते हैं, तो ये इसका पूरा रेंज है, और उसके बीच में ये टोटल 6 सिग्मा का एरिया ये कवर करता है। समझ में आई मेरी बात? अगर इसको यस इस सर। तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है,
अगर इसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें, अगर z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तुमसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर यही प्रोबेबिलिटी पूछ देता तो 1, ठीक है। अगर यही पूछे -1 से z की वैल्यू, z क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.6826, ठीक। और यही -2 से 2 तक के लिए क्या हो जाएगा 9544 पॉइंट में। और यही -3 से Z3 तक की वैल्यू क्या हो जाती है पॉइंट। तो हम लोग के एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, और हम लोग को प्रैक्टिकली कर्व भी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन लिखे गए हैं, ठीक है, जो कि हमने दिखाया है कर्व में कि -1 से 1 के बीच में कितना है 68 पॉइंट। परसेंटेज में बोलोगे तो एरिया हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी में बोलोगे तो इधर पॉइंट। कोई डाउट है किसी को किसी तरीके से, बोलो। नहीं सर, सर बस ये है कि सर ऑब्जेक्टिव में सर ये पूछ सकता है, मतलब आएगा। इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट -1 to हाँ 1 हाँ, ये पूछेगा पूछेगा, का वैल्यू सर कोई दिक्कत। कितना होगा। पूछेगा तो फिर करेंगे, आएगा क्वेश्चन उस तरीके के तो हम लोग करेंगे। ये ओके नॉर्मल सर। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके जाने तुम अभी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ सकते थे। तो अब हमने देखो डिस्क्रिप्टिव मेजर पढ़ लिया, ठीक, प्रोबेबिलिटी की हल्का फुल्का आउटलुक लिया, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन थे वो पढ़ लिए, ठीक। तो ऑलमोस्ट हमने जितने भी काम की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, बस जब हाँ, बट सर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आएगी सर दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन सॉल्व करेगी तो हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। अब हम अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक, और बहुत ही प्यारा टॉपिक, और सब पढ़ा भी होगा तुमने, कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कोरिलेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन सर बाय एक दूसरे से कोरिलेशन? रिलेटेड रहना। क्या एक दूसरा का मतलब कौन कौन दूसरे चीज है? मतलब जैसे कि दो वेरिएबल्स हैं, हमेशा जनरली याद रखो कि दो वेरिएबल है, मतलब कि एक विशाल है एक तुम हो, चलो ठीक है, ये तुम हो ये विशाल है, ठीक। ये तुम दोनों क्या दो वेरिएबल है। अब क्या है तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जनरली जो एक सबसे कॉन्सेप्ट वाली बात होती है कि कोरिलेशन जो हमको बताता है वो हमको लीनियर रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? लीनियर रिलेशनशिप, ठीक। दो तरीके की चीजें होती है, एक लीनियर होता है एक कर्वी लीनियर होता है। तो जो कोरिलेशन होता है ये, इससे हम क्या है कि दो वेरिएबल के बीच की लीनियर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल की स्टडी करते हैं, ठीक। कि मतलब एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरा वेरिएबल किस तरीके से चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं कोरिलेशन। अगर मान लो कि तुम्हारे बढ़ने से विशाल भी बढ़ रहा है, तो ये इस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट कोरिलेशन। कि अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, मतलब तुम्हारे घटने से इसका भी घटना, ये क्या है एक तरीके से डायरेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन दूसरी चीज क्या हो सकती है, एक क्या तुम्हारे बढ़ने से इसका घटना, मतलब कि तुम अगर ईस्ट जाओगे तो ये वेस्ट जाएगा, अगर तो ये वेस्ट जा रहा है तो तुम ईस्ट जाओगे, मतलब कि तुम्हारे घटने से इसका बढ़ना। मतलब इस तरीके के जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या डाइवर्स रिलेशनशिप, ठीक। डाइवर्स कहना ज्यादा सही है, इनवर्स नहीं, डाइवर्स। डाइवर्स रिलेशनशिप यानी कि निगेटिव रिलेशनशिप,
इस किस तरीके की रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है, और ये किस तरीके की रिलेशनशिप है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक। और दूसरी चीज क्या है कि तुम्हारे बढ़ने से, तुम्हारे घटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। तुम कुछ भी करो। ठीक। तुम ऊपर जाओ, नीचे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, तुम कोई कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं कि अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड या जीरो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। ठीक। इतनी बात समझ में आई कि अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसको कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। ठीक। सेम डायरेक्शन में हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं इसको निगेटिव कोरिलेशन, और अनचेंज्ड केस में हम कहते हैं, अगर अनचेंज्ड रहता है तो हम इसको कहते हैं जीरो कोरिलेशन। ठीक। सर जीरो अगर कोरिलेशन से कोरिलेशन क्यों कहलाएगा सर? बताएंगे अभी, अभी इस पे बात करेंगे। ठीक। जीरो कोरिलेशन इस, हाँ कोरिलेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लो कि कोई चीज अगर तुम्हारा, इसको अनकोरिलेटेड कहना सही है, लेकिन अगर आर की वैल्यू जीरो आती है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इफ आर, जो आर इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये क्या होगा। तो एक क्वेश्चन रहता है कि अनकोरिलेटेड या लीनियरली अनइंडिपेंडेंट, तो वो लीनियरली अनकोरिलेटेड होता है। अब उसके कर्वी लीनियर के लिए बारे में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है। तो ज्यादातर ये मान को चलोगे कोरिलेशन है कि एक के चेंज होने से दूसरा अगर अफेक्ट होता है तो कोरिलेशन होता है, और अगर नहीं अफेक्ट होता तो कोरिलेशन नहीं होता। इसलिए मैंने अनकोरिलेटेड या जीरो कोरिलेशन वर्ड यूज किया है। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो, अगर किसी का हाइट बढ़ेगा, हाइट और वेट एक्स तुम्हारा क्या हाइट हो गया, उसी तरीके से वेट, किसी का हाइट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ता है। ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक। इसी तरीके क्या क्या है, प्राइस और डिमांड, हमने पढ़ा होगा ना, प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है। इसमें क्या है, तुम्हारा निगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं जिसके हम लिए हम कोरिलेशन के यूज करते हैं, जो कि हमको रिलेशनशिप स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है। इजी टॉपिक है ये, इसी को सिंपल कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक। एक वो चीज होता है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, तो स्कैटर डायग्राम कुछ नहीं है, बस इसी चीज का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। जिसमें जैसे एक ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें स्कैटर डायग्राम, इस एक लाइन है ऐसे खींच दो, इसके अराउंड पॉइंट्स ऐसे ऐसे स्कैटर्ड है, तो ये एक शेप बना रहा है ना, एक शेप बना रहा है कि हाँ ये क्या है टॉप, बॉटम टू टॉप जा रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो मतलब ये क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरीके से अगर ये कर्व है हमारा जो टॉप टू बॉटम जा रहा है, ठीक है, जिस पे पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, तो टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस बना रहा है, इसको हम कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। और एक ये हमारा क्या है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में ये जा रही है। ठीक है। ये अगर जो पॉइंट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है जिसके बारे में बता नहीं सकते, ये हमारा क्या जीरो कोरिलेशन है। क्लियर है। ये स्कैटर डायग्राम का हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ भाई, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताओ मुझको। ठीक है।
अब इसके बाद बात करते हैं, लेकिन ये स्कैटर डायग्राम जो है लार्ज नंबर के लिए सही नहीं होता, क्योंकि लार्ज नंबर के लिए हो सकता है कि हमको लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है ये घट जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। तो अब बात करते हैं एग्जांपल कार्ल, सर जैसे उसका हम एग्जांपल देंगे। ठीक है, पहले इसको बात करते हैं। कार्ल पियर्सन, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि कार्ल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस साइंटिस्ट ने दिया, तो कार्ल पियर्सन ने दिया। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल आर से। इसका जो भी फॉर्मूला होता है इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, जो हमको एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये सब बातें हमने पहले कर ली है, लेकिन लिख देते हैं। एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है, ठीक, जिसमें हमारा क्या है, आर एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल हमारा वाई है। उसमें जो कोरिलेशन होता है उसको हम लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ, ये COV मतलब ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मीन्स ये हमारा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस नहीं है, ऊपर कोवेरिएंस है, नीचे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। इसको निकालने का फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला ही बताते हैं, ठीक है, जिससे हेल्प हो जाए। ठीक, कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई के लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला जो लिखते हैं 1 - n समेशन एक्स आई वाई आई का मल्टीप्लाई करके समेशन ले लेना है माइनस एक्स बार अपॉन वाई बार। इससे हमारा कोवेरिएंस निकल जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस, ये वेरिएंस है हमारा, ठीक है, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू जो फॉर्मूला होगा, ठीक, जहां वाई है वहां एक्स लिख दो तो इसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो एक्स आई होल स्क्वायर माइनस समेशन एक्स बार का होल स्क्वायर। और वेरिएंस ऑफ वाई अगर निकालना होगा तो इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या है, इसका अंडर रूट ले लोगे और इसका अंडर रूट ले लोगे और इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। कहीं कहीं इसको μ11 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, μ11 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है, μ10 है और ये तुम्हारा क्या है, μ01 है। ठीक है, सॉरी 2002। ठीक है, वो तो हमने करके दिखाया था मोमेंट में, μ2 की वैल्यू क्या है, वेरिएंस के इक्वल होती है और वो उसके इक्वल होती है। तो अभी के लिए ये रिलेशन जानने की जरूरत है। ठीक, फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूले में कोई दिक्कत, बताओ। नो सर। हाँ, याद रखना कि आर आर वाई एक्स मतलब एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स इसकी वैल्यू हमारी इक्वल होती है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स अगर वाई से कैसे रिलेटेड, वाई एक्स से कैसे रिलेटेड है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा न करके सिंपल इसको आर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब रिग्रेशन पढ़ाएंगे तब वहां पे चीजें हमारी थोड़ी बदलती हुई दिखेंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका रेंज पूछता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो रेंज होता है आर इज इक्वल टू -1 से +1। ठीक, इतनी चीजें होगी। अगर आर हमारा इक्वल टू +1 है तो हम इसको कहते हैं परफेक्ट एंड पॉजिटिव कोरिलेशन। पर
परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर r इज इक्वल टू -1 है तो भी हम इस केस में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन यूज करते हैं, वर्ड परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, ठीक। और इसके बीच में रहता है तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, लेस देन 0 है तो नेगेटिव कोरिलेशन, इक्वल टू 0 है तो अनकोरिलेटेड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट is independent of change of origin and independent of change in origin and scale, ठीक है। इसका मतलब हमने बता दिया था मीन में, लेकिन क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा कि अगर हर नंबर में अगर 5 जोड़ दे और 10 का गुना कर दें तो हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट पे की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर हमारा होगा रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो मतलब कुछ भी जोड़ने घटाने या गुना भाग करने से कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मेरे सबको। सर एक और बार वो कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। चलो फिर से सुन लो। अगर मान लो कि कोई x एक वेरिएबल है, उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं सभी एंट्री, y एक वेरिएबल है जिसमें हम सबको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि मतलब जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी हमारा वेरिएंस में मतलब ओरिजिन, मतलब चेंज इन ओरिजिन पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, स्केल की बात करते हैं हम। तो अगर को वेरिएंस है, इसको इस तरीके से समझो, एक्स और वाई, और ये भी क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। अगर वाई में 10 का मल्टीप्लाई किया मतलब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी तो 10 हो जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसमें मान लो एक्स में, वाई में अगर एक्स में 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे 0 हो जाएगा। तो इसलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। समझ आई मेरी बात? यस सर। ना हो तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके ट्राई करना, ठीक है। अब इसके बाद बात करता हूँ कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, किस पे डिपेंड करता है, बट डिपेंड अपॉन साइन, बट डिपेंड अपॉन साइन, अपॉन साइन, साइन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक। अगर मान लो कि दोनों, अगर x एंड y के सेम साइन है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक। सेम साइन है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर x एंड y का अगर कोई नेगेटिव साइन है, मतलब जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हमको क्या देगा, निगेटिव साइन। अपोजिट साइन पे ये नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये जो तुम्हारा ओरिजिन और स्केल पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन साइन पे डिपेंड करता है, ठीक। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, कि अगर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे एक्स एंड वाई, तो इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ क्या होगी। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। चेंज चेंज हो जाएगी ना सर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या बोला मैंने, एक के चेंज होने से दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तभी ना इंडिपेंडेंट बोलोगे। ओके सर, ओके।
तो उसके कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो या अनकोरिलेटेड, अनरिलेटेड कर लो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? बताओ। इतनी चीजें ही कोरिलेशन में भी थी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ हमको। जल्दी रिप्लाई सर करो अगर कोई दिक्कत। सर हाँ लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन मतलब? हाँ, देखो एक लीनियर होता है, लीनियर मतलब है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और कर्वी लीनियर, जो कर्वी लीनियर होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर। ठीक, लाइनियर मतलब इसको लाइन पढ़ो, लाइन, ये लाइन है, इस तरीके की लाइन। ठीक, और कर्वी लीनियर मतलब इस तरीके का, पैराबोला पढ़ा होगा, हाइपरबोला पढ़ा होगा, या इस तरीके का जो भी चीज है, ये कर्वी लीनियर है, नॉन लीनियर कर्व है, ये नॉन लीनियर कर्व है। ठीक है, तो ये देखो अगर क्या है कि कुछ जैसे स्कैटर डायग्राम देख रहे हो, ये जनरली जैसे किसी ने बोला ना, जैसे छोटे हिस्से के लिए देखोगे, छोटे डाटा के लिए देखोगे, तो तुमको ये, तुमको क्या लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तुमको लगेगा कि ये लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन अगर लार्ज डाटा, डाटा तो यहाँ से यहाँ तक है ना, कर्व तो तुमको क्या आइडिया दे रहा है कि ये तुम्हारा क्या है, नॉन लीनियर है। तो कभी लार्ज डाटा के लिए हम कुछ कह नहीं सकते कि किस रेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ तक अगर रेंज की बात कर रहा है तो हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन बन रही हो। तो इस तरीके की चीजें हो जाती है जिस जो कि तुम्हारे स्कैटर डायग्राम का लिमिटेशन बन जाता है। ठीक है, उसके लिए भी अलग चीजें यूज करते हैं जब हमारा अनकोरिलेटेड डाटा होता है ना, तो उसके लिए अलग चीज वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो पार्ट नहीं है। ठीक है, अभी एग्जाम के आपके। ठीक है, ये सब बात समझ में आई यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन कभी कभी रहता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसको ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या होती है? तो ये तुम्हारी होती है आर स्क्वायर। ये होता है आर स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला। अब कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला हो क्या हो जाएगा, ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आर की वैल्यू दे देगा तुमको, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछ देगा, तुम सोचोगे ये क्या चीज है, सिंपल सी चीज है, उसका स्क्वायर करके घटा देना। और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, एलिनेशन का करोगे तो ये रूट लग जाता है। ठीक है, ये तो कभी मत पढ़ना, लेकिन ये आ गया तो लिख लो, मत पढ़ना। ठीक है, एसन ये होता है अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 100। ठीक, तो ज्यादातर तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोफिशिएंट ऑफ एलिमिनेशन, तो उसका फॉर्मूला बस मतलब रख लेना है ऐसा ही। बस बस
वो कभी पूछेगा भी नहीं, बस डिटर्मिनेशन याद रखो, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया उस पर। ठीक है। ओके सर, ओके। अब एक वर्ड यूज होता है रैंक कोरिलेशन। ठीक है। अभी तक जो तुमने कोरिलेशन पढ़ा है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ना, इसी तरह रैंक कोरिलेशन है। ठीक। इसमें दो ही क्वेश्चन है, याद रखना बस। रैंक कोरिलेशन को देने वाला साइंटिस्ट का नाम है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन। ठीक। इसको कहते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक। ये होता है क्वालिटेटिव डाटा के लिए। अभी तक क्वालिटेटिव डाटा के लिए मीडियन पढ़ा था, दूसरा क्वालिटेटिव डाटा के लिए तुम पढ़ रहे हो स्पीयरमैन रैंक, अरे स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है। और इसका रेंज पूछता है तुमसे कि इसकी रेंज की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, इसकी रेंज भी एकदम सेम वही होती है, -1 to 1। ठीक। ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन बनता है तुम्हारे इससे, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ हमको। नो। तो ये सब तुम्हारे कोरिलेशन के पार्ट रहे। ठीक। और ये हमने पढ़ा, जो पढ़ा वो सिंपल कोरिलेशन पढ़ा। ठीक। लीनियर नॉन लीनियर भी कोरिलेशन भी पढ़े, टाइप ऑफ कोरिलेशन अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो तीन तीन चार तरीके के होते हैं। ठीक है। एक अगर समराइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो टाइप पर पहले अगर टाइप ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक। तो पहला जो हमने टाइप पढ़ा था वो उसके चेंज के बेसिस पे देखा था। तो एक डायरेक्ट पढ़ा था, एक डाइवर्स पढ़ा था। डायरेक्ट और डाइवर्स। ठीक। डायरेक्ट और डाइवर्स हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा कि दो तरीके के, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, लीनियर हो सकता है या तो नॉन लीनियर हो सकता है। लीनियर हो सकता है। ठीक। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मोशन में है तो लीनियर है, अगर कांस्टेंट में नहीं है तो नहीं। इसको अगर सही से समझना है तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये तुम्हारा क्या लीनियर रिलेशनशिप है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, ये सब क्या है तुम्हारा कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है। अगला एक जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एक तरीके का जो तीसरा टाइप होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं सिंपल कोरिलेशन। कोरिलेशन इसी में होता है सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। जेनेटिक्स में ज्यादातर इस्तेमाल होता है इसका। ठीक। कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, ओनली टू वेरिएबल। सिंपल कोरिलेशन मीन्स ओनली टू वेरिएबल, ओनली टू वेरिएबल, केवल दो वेरिएबल के लिए, ओनली टू वेरिएबल। ठीक। पार्शियल कोरिलेशन में मोर देन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल से ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये एट अ टाइम हम केवल बस दो को स्टडी करेंगे, ओनली मतलब हम टू को ओनली टू स्टडी किसको करेंगे, ओनली टू। और रेस्ट कांस्टेंट, रेस्ट को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक। और मल्टीपल कोरिलेशन में इसमें क्या है, तीन से ज्यादा, मान लो कि स्टडी मोर देन थ्री, थ्री और वेरिएबल और मोर वेरिएबल की स्टडी करेंगे हम। समझ में आई मेरी बात। सिंपल कोरिलेशन में केवल दो वेरिएबल रहेंगे, उन्हीं की स्टडी करेंगे। पार्शियल कोरिलेशन में दो से ज्यादा वेरिएबल रहेंगे, लेकिन एट ए टाइम हम किसी दो की स्टडी करेंगे, बाकियों को कांस्टेंट रख देंगे। और मल्टीपल कोरिलेशन में हम तीन से ज्यादा चीजों की स्टडी करेंगे। ठीक है। यहां तक तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगी किसी को। नो सर। चलो,
तो यही चीजें थी आज की सब सारी बातें हमारी, ठीक है। कल हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ही छोटे, अब तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। और सबसे लास्ट टॉपिक जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसको पढ़ा के हम स्टैटिस्टिक पोर्शन खत्म कर दें। तो हार्डली हमको लगता है कि मैं 4 क्लासेस और लूंगा, जिसमें बहुत ही आराम से अगर डिटेल वाइज भी पढ़ाएंगे तो भी हमारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक का लेक्चर बहुत ज़्यादा नहीं होते, 10 लेक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो भी बहुत सफिशियंट है। करने को तो मैं 3 दिन में भी पढ़ा देता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक। लेकिन टाइम है अपने पास तो आराम से चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? नहीं सर। और किसी सर सब्जेक्ट में बस एक बार दिक्कत हो? सर सर एक बार सर गाइड कर दीजिएगा सर, थोड़ा बुक्स का सर बहुत थोड़ा रहता है सर कि कितना कवर ठीक। करना है, किससे क्या कवर करना है। तुमको किसी भी सब्जेक्ट से दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, तुम बेझिझक पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि हम केवल स्टैटिस्टिक ही पढ़े हैं, और नहीं जो जो नहीं आएगा हम किसी से, अपने बैचमेट्स, हमारे बैचमेट भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, तो उनकी हेल्प से हम तुम लोग के डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तुम्हारे सीनियर भी काफ़ी सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत आती है कोई भी, तो तुम पूछ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। ओके सर। ओके फिर, थैंक यू, बाय। थैंक और यू अगर सर, कोई किसी बस। को दिक्कत हो तो उनको शेयर कर देना, ठीक है। लिंक पे भेज शेयर कर देना उनको, ठीक है ठीक सर। है। ठीक है चल बाय। सर।